नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक पढ़ने की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है केग। क्या नाम है? केग। इसको आप इंग्लिश में लिखे तो सीएजी बोल सकते हो और वापिस हिंदी में भी इसको केग ही कहते हैं। इस प्रकार भी लिखा हुआ मिलता है आपको, कई बार एग्जामिनर केग लिखकर भी दे देता है इसको। और इसका फुल फॉर्म वैसे क्या होगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और हिंदी में बोलेंगे इसको भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक। ये इस टॉपिक का नाम रहने वाला। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो केग वाली बात है, ये एक संवैधानिक पद है। समझो पहले थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैं लिखा दूंगा ना। कैसा पद है विद्यार्थियों? संवैधानिक पद है या संवैधानिक संस्था कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें एक तो मेन लीडर होता है, बाकी अन्य कर्मचारी भी काम करते हैं इसमें। तो संवैधानिक पद बोल सकते हो, संवैधानिक निकाय बोल सकते हो, संवैधानिक बॉडी बोल सकते हो आप इसको। और इसका उल्लेख संविधान में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो कौन से भाग में मिलता है? भाग 5 में मिलता है। भाग 5 में जो आर्टिकल आते हैं वो 52 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? 52 से स्टार्ट होते हैं और 151 तक होते हैं। भाग 5 के लिखा रहा हूं मैं आर्टिकल, कहाँ के? 151 तक, ठीक है। लेकिन इस भाग 5 में ही अगर हम देखें तो विद्यार्थियों केग का उल्लेख मिलता है, और केग का मिलता है 148 से स्टार्ट होता है और 151 तक। यानी कि 48, 49, 50 और 51, 4 ही आर्टिकल है। कितने हैं? 4 आर्टिकल है विद्यार्थियों। तो अगर हम देखते हैं तो 148 कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 148। तो 148 में इस केग की नियुक्ति, कार्यकाल, इसको कैसे हटाया जाता है, कौन नियुक्त करता है, क्या योग्यताएं होती है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसमें देखते हैं विद्यार्थियों, 149 में देखें, इसमें 149 में देखें तो 149 में इसके हम कार्य देख सकते हैं, कार्य शक्तियाँ वगैरह ये देख सकते हैं। 150 में ये अकाउंट की जांच करता है, खातों की जांच करता है। ये सरकार के द्वारा जो व्यय कर दिया जाता है, खर्च कर लिया जाता है, या अनुमानित जो राशि होती है उसके खर्च करने के बाद में जांच करता है। खर्च करने से पहले नहीं, क्योंकि जो हमने ये जो केक का प्रावधान लिया है ये ब्रिटेन से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया है, क्योंकि अंग्रेजों की देन है एक प्रकार से, और अंग्रेजों का भारत को प्रशासन रहा है। तो विद्यार्थियों, ब्रिटेन का केग और इंडिया का केग में थोड़ा अंतर होता है। इंडिया का केग संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन ब्रिटेन का जो केग होता है वो उसकी संसद का सदस्य होता है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट होती है ना, जब भी सरकार कोई पैसा खर्च करेगी तो पहले केग से भी अनुमति लेनी पड़ती, जब जाके वो पैसा खर्च कर पाती ब्रिटेन वाली। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पहले सरकार पैसा खर्च कर लेती, फिर उसकी जांच करता है। और फिर आपने देखा होगा, इसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही एक कमेटी होती है विद्यार्थियों, पीएसी, लोक लेखा समिति। कौन सी होती? लोक लेखा समिति। वो उस बात की जांच करती है, इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही जांच करती है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि और एक आर्टिकल बनता है 151। कौन सा? 151। तो 151 में लिखा हुआ है कि ये केग के द्वारा जो भी जांच की जाएगी उस जांच रिपोर्ट को ये राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको सौंपेगा अपनी रिपोर्ट? रिपोर्ट को कहते हैं प्रतिवेदन। क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन। तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उसको सदन में रखवाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखा जाता है। लोकसभा में जैसे रखेंगे न, तो जो पीएससी होती है वो उसकी जांच करती है फिर उसी रिपोर्ट की, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल याद करने हैं आपको, 148, 149, 150 और 151। एक और आर्टिकल है इससे रिलेटेड है, वो 279। कौन सा है? 279। लेकिन वो थोड़ा अलग मामला है। एक प्रमाण पत्र जारी करता है केग, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। लेकिन ये भाग 5 में नहीं है। भाग 5 के अनुसार तो लगातार क्रम में तो आपको कौन से आर्टिकल याद रखने हैं? 148 से लेकर 151 तक ये आर्टिकल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके ऊपर पूरा चलने वाला है। फिर इसके बारे में देखेंगे कि भाई इसको कौन कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है। ये एक स्वायत्त निकाय है, तो कौन कौन सी इसको स्वतंत्रताएं हैं, कौन कौन सी इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। जो व्यक्ति केग बनता है उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। सामान्यतः जो आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, उन्हीं को ही बनाते हैं। ध्यान, भारत का पहला केग कौन था? वर्तमान में केग कौन है? कौन है वर्तमान में केग? आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, वर्तमान भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक कौन है? पहला कौन था? कितने रहे हैं अभी तक? पूरी उसकी लिस्ट देखेंगे। 15 रहे हैं अभी तक। कितने रहे? 15 रहे। तो पूरों की लिस्ट देख लेंगे।
कोई विशेषता आएगी अगर किसी की, कार्यकाल लिख लेंगे, जैसे हम टेबल बनाते हैं ना सबकी, ऐसे इनकी भी टेबल बना लेंगे। अब माना कि 15 तक मैंने लिखा दिया, आने वाले समय में अगर जब भी कोई चेंज होगा तो आप 16वें नंबर का ऐड कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल की बात करें तो विद्यार्थी, इनका कार्यकाल होता है 65 साल। कितना होता है? 65 साल की एज हो जाए, और 65 साल की एज पूरी नहीं होती है, उससे पहले अगर आपका 6 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है तो आप सेवानिवृत्त हो जाओगे। ये सारी बातें देखेंगे हम। तो आज सभी विद्यार्थी, थोड़ा सा देखता हूँ पीपीटी में क्या क्या लेके आया हूँ। ये तो अपना इसका लोगो वगैरह ये है, ये इसका कार्यालय दिल्ली में है, इसका कार्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, केक का दिल्ली में है। और ये इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है देखो 148 में क्या दे रखा है, महालेखा परीक्षक या नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि केक का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है, एक ही आर्टिकल बताओ, तो 148 बताना आपको। ठीक है। 149 में क्या है, इसके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में उल्लेख कर रखा है। और संघ और राज्यों के जो लेखा है उसका ड्राफ्ट क्या होगा उसके बारे में दे रखा है। 151 में दे रखा है प्रतिवेदन, रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देगा, इसके बारे में उल्लेख है। और मैंने कहा ना इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल पढ़ेंगे हम, 279। इसमें क्या लिखा, शुद्ध आय की गणना केग के द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। मैंने कहा ना एक प्रमाण पत्र जारी करता है, इसकी ये तो अलग चीज आएगी। फिर इसके बाद में जो केग बने, कौन कौन बने, ये पहला केग है विद्यार्थियों, क्या नाम है इसका, वी नरहरि राव। पूरा नाम क्या होगा इसका व्याकरण ना, नरहरि राव। ठीक है। और जो वर्तमान में है विद्यार्थियों, सबसे लेटेस्ट है, ये है श्री के संजय मूर्ति, यानी कुंदू संजय मूर्ति। ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनको बनाए जाते थे। ये वर्तमान, ये 15 नंबर के है। कौन सा नंबर का है, 15 नंबर का। इनका कार्यकाल 2024 में स्टार्ट हुआ और अभी लगातार चल रहा है। ठीक है। ये सबकी इमेज भी लेकर आया हूँ मैं साथ में, है ना, तो एक एक को डिटेल्स में समझा भी दूंगा। करें शुरुआत। तो टॉपिक का नाम लिख लें सबसे पहले, बढ़िया सा हिंदी इंग्लिश शॉर्ट में सब में लिख लो। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। शॉर्ट में इसको आप CAG, केग लिख सकते हैं। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं केग, क्या लिख सकते हैं, केग लिख सकते हैं। अब विद्यार्थियों, जब हमारा संविधान बना तो उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, प्रारूप समिति। कौन सी, प्रारूप समिति बनाई थी, और उसमें टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे। एक उसका अध्यक्ष था, 7 उसके सदस्य थे। तो उस प्रारूप समिति का जो हेड था वो कौन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखो, जिस पोस्ट के बारे में हम पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, क्या इस पद या संस्था का उल्लेख संविधान में मिलता है, मिलता है। संविधान में मिलता है, तो संविधान से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसने इसके बारे में कुछ अगर कथन कहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दिया, तो वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। कोई स्टेटमेंट देख के पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट किसका है, ये केक के संदर्भ में ये बात किसने बोली है। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि केग एक संवैधानिक संस्था है। केग एक संवैधानिक संस्था है। केग क्या विद्यार्थियों, एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं, जिनका उल्लेख संविधान में होता हो। तो संविधान में है, तो संविधान में कौन से भाग में इसका उल्लेख मिलता है, 5 में। और कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है, 148 से लेकर 151 तक। लेकिन एक ही आर्टिकल पूछे कि एक ही आर्टिकल बताओ केक का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है, तो 148 में लिखिएगा। केग एक संवैधानिक संस्था है। केग का उल्लेख, केग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में मिलता है। किसमें मिलता है, भाग 5 में, अनुच्छेद 148 से 151 में मिलता है। किसमें मिलता है विद्यार्थियों, अनुच्छेद
148 से 151 इन आर्टिकलों के बीच में किसका उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों? केग का उल्लेख मिलता है। लेकिन पूछा जाए केग पद जो होता है उसका उल्लेख किस मिलता है? 148। नोट, केग के पद का उल्लेख अनुच्छेद 148 में मिलता है। अनुच्छेद 148 में मिलता है। ये जो केग पढ़ रहे हैं ना आप, 148 में मिलेगा। अब देखो, इस केग के पद या केग संस्था के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं? बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव अंबेडकर। उन्होंने क्या कहा वो लिख लो। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आप चाहे तो इसको केग भी लिख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ब्रैकेट में केग भारतीय संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकारी है। एक महत्वपूर्ण अधिकारी है। तो केग को एक महत्वपूर्ण अधिकारी किसने माना विद्यार्थियों? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। किसके अकॉर्डिंग? संविधान के अनुसार। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। यह कथन है विद्यार्थियों केग के बारे में किसका? डॉक्टर बी आर अंबेडकर का। देखिएगा, देखो भारत में केग को एक स्वतंत्र निकाय बनाया गया है। कैसा निकाय? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है भाई किसी के दबाव में कोई काम नहीं करेगा ना, स्वतंत्र होकर जांच करेगा। स्वतंत्र निकाय है। देखो, यह एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त का मतलब वो स्वतंत्रता ही होता है ना। यह कैसा है? स्वायत्त निकाय है। देखो, स्वतंत्र निकाय है, स्वायत्त निकाय है। देख लिया? इसका हेडक्वार्टर लिख लो विद्यार्थियों। आपसे पूछा जाए केक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये रहा विलियर। भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में। अब देखो, मैं आपको अभी के संदर्भ में बता देता हूँ इसका मोटा मोटा काम क्या होता है। संसद के द्वारा जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं ना, उस पैसे खर्च होने के बाद में उसने जहां पर जो खर्च किया सही तरीके से खर्च किया है या उसका अपव्यय तो नहीं किया है, उसकी क्या करता है? ये जांच करता है। और जांच कर कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ देता है? वापस संसद में देता है। और संसद में जैसे उसको पेश की जाती है तो वहां पर एक कमेटी होती है, पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। उसके पास वो चला जाता है और वो उसकी क्या करती है? जांच करती है। इसलिए पीएससी का मित्र कहा जाता है किसको? केक को मित्र कहा जाता है। ये बात शायद मैंने आपको जब संसद पढ़ाई होगी और जब पीएससी पढ़ाई होगी तब जरूर लिखाया होगा। इसमें केक का कोई सदस्य नहीं होता, केक का एक ही लीडर होता है, चीफ ही होता है। बाकी तो नीचे कर्मचारी होते हैं काम करने। एक ही सदस्य होता है, मतलब मेन लीडर है वो केग एक ही होता है। बाकी नीचे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी संख्या फिक्स नहीं होती है। जैसे कोई कमेटी बनती है या जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो उनमें जैसे कोई अध्यक्ष बनता है, कोई सदस्य होता है, तो उनकी संख्या फिक्स होती है। यहाँ संख्या फिक्स नहीं होती है, केवल यहाँ पे केग का उल्लेख मिलता है।
अब अकेला व्यक्ति तो इतने सारे अकाउंट्स की जांच नहीं कर सकता, उसको सहायता करने हेतु दूसरे कर्मचारी तो नियुक्त किए जाते हैं, उस समय अनुसार उनकी नियुक्ति होती रहती। हाँ, सदस्य नहीं है, मतलब जिसकी मदद चाहिए होती है ना इसको, उसकी मदद ले लेता है। जैसे माना कि कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है, तो उनकी मदद लेना चाहिए तो उनकी मदद ले लेता है। चलो लिखिएगा इसके बारे में। पृष्ठभूमि लिखा देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, मतलब कैसे केक की पृष्ठभूमि रेडी हुई थी। हालांकि वर्तमान वाला जो केक हम देखते हैं ना, ये विद्यार्थियों 1919 का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसमें प्रावधान किया गया था। वर्तमान वाला केक वाली जो कहानी है वो, तो इसका मतलब अंग्रेजों की देन हुआ है, तो क्योंकि 1919 का अधिनियम किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। और बना कहाँ पर था? वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बना था, लेकिन वो भारतीयों के लिए बनाया गया था। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में बना था, और वो लागू कब हुआ था? 1921 में लागू हुआ था। तो आज का जो वर्तमान हमें केक दिखाई देता है, इसका मूल रूप से इसकी शुरुआत होती है 1919 से। और हालांकि अंग्रेजों के समय भी ऐसा केक हुआ करता था, और उसकी शुरुआत मानी जाती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक तंत्र ब्रिटेन की साम्राज्य के हाथों में चल गया था, यानी कि 1858 के बाद। देखो 1857 क्रांति हुई थी, तो 1857 क्रांति में आपने सुना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके उसकी जगह पर ब्रिटिश ताज का या ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया था। तो उस समय से, लेकिन ऐसी बात नहीं अंग्रेज चले गए थे, अंग्रेज थे उस समय भी। तो हमें एक पॉइंट डालेंगे, केग से संबंधित पृष्ठभूमि, या छोटा सा पॉइंट डाल लो, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि होता है, पृष्ठभूमि होता है, बताओ। हाँ, ये लिखा मैंने। तो केग की पृष्ठभूमि, तो केग की जो पोस्ट जो शुरू होती है, हालांकि शुरुआत में इसके कार्य अलग हुआ करते थे, लेकिन इसकी शुरुआत विद्यार्थी हो जाती है 1858 का एक एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है? 1858 का एक्ट आता है, क्योंकि इससे जस्ट पहले 1857 क्रांति होती है। क्या होती है? 1857 क्रांति होती है। और 1857 क्रांति के बाद में 1858 में एक घोषणा होती है, जिसको हम विक्टोरिया की घोषणा कहते हैं। क्या बोलते हैं? महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र था विद्यार्थियों। उसको कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। किसने पढ़ के सुनाया था? कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था, जो पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। कैनिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं रहकर इस एक्ट के बाद में क्या बन जाएगा? वायसराय बन जाएगा। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था विद्यार्थी। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग ही था। हाँ जी। है? वायसराय क्या होता है? देखो, वायसराय एक पद का नाम कह सकते हो आप। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति का एक पद होता है ना, उसी प्रकार पहले एक वायसराय का पद हुआ करता था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। तो वायसराय भारत में रहता था। कहाँ रहता था? अंग्रेजी होता था ये, और भारत में रहता था। अंग्रेजों के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था। ब्रिटेन के जो सम्राट होता है उसके प्रति उत्तरदायी होता था। तो सम्राट तो वहाँ बैठता था। जिस प्रकार भारत में अभी राष्ट्रपति की स्थिति होती है, ब्रिटेन में सम्राट की स्थिति होती है। तो सम्राट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया में कौन होता था? वायसराय होता था। गवर्नमेंट जनरल नहीं कह सकते इसको, गवर्नर जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवर्नर। जो गवर्नर जनरल का काम होता था वही वायसराय का काम होता था। देखिए विद्यार्थियों, 1858 का जब एक्ट बना, तो उसमें पहली बार प्रावधान किया गया कि भारत में क्या होगा? केग। लेकिन उस समय इसका नाम अलग था। लिखो, आप सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। देखो, इसको लिखने से पहले 1857 क्रांति का नाम आपने सुना ही होगा। सॉरी, 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध।
और फिर 1764 में एक बक्सर का और युद्ध हुआ था। ठीक है, इन दोनों युद्धों के तहत अंग्रेजों की जो सत्ता है वो भारत में स्थापित हो गई थी। इसमें आंशिक रूप से हुई थी, इसमें पूर्ण रूप से हो गई थी। इसके बाद में अंग्रेजों ने भारत में शासन स्टार्ट कर दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन चालू कर दिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन संचालित कर दिया था भारत में। फिर उसके बाद में 1857 क्रांति हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध होता है। तो फिर अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेजों का शासन तो रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनी थी, इस प्राइवेट कंपनी से ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटेन का जो राजा है वो अपने हाथों में ले लेता है शासन सत्ता को। तो ब्रिटिश ताज के हाथों में आ जाती। तो ब्रिटिश ताज के हाथों में भारतीय सत्ता कब आई थी? 1858 में आई थी, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद। और एक घोषणा भी करती, महारानी विक्टोरिया होती है उस समय, ब्रिटेन की महारानी कौन होती? विक्टोरिया होती है। उसके द्वारा घोषणा भी करवाई जाती है। वो तो वहां से लेटर तो वहां से भेजती है, कहां से? ब्रिटेन से। लेकिन भारत में उसको पढ़ के कौन सुनाता है? कैनिंग सुनाता है। इलाहाबाद में एक दरबार लगता है, वहां पर सुनाता है। कहां पर? इलाहाबाद में, इसलिए इसको इलाहाबाद की घोषणा भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स पॉलिटिकल साइंस के नहीं है, सारे पॉइंट होते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, हम केवल आपको इसका पृष्ठभूमि में ये लिखाना चाह रहे हैं कि भाई इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1857 से मानी जाती है। देखिएगा, महालेखाकार, मैंने कहा ना शुरुआत में इसको केग नहीं कहते हैं, महालेखाकार का कार्यालय भारत में 1858 में स्थापित किया गया। महालेखाकार का कार्यालय भारत में कब स्थापित किया गया? 1858 में स्थापित किया गया। देख लिया, ये कार्यालय, ये कार्यालय उस समय, यह कार्यालय उस समय स्थापित किया गया जिस समय भारत की सत्ता जिस समय भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश ताज किसके हाथों में आ गई थी? ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ब्रिटिश क्राउन भी लिख सकते हैं। ताज को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। ब्रिटिश ताज ब्रैकेट में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई थी। किससे ली विद्यार्थियों? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत में शुरुआत में तो व्यापार करने की नियति से आई थी, लेकिन बाद में प्रशासनिक कार्य भी करने लग गई थी। तो ये जो प्रशासनिक कार्य हैं ये अब अपने हाथों में किसने ले लिया? ब्रिटिश ताज ने ले लिया। हालांकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार तो करती रहेगी, लेकिन प्रशासनिक कार्य नहीं करेगी, यानी भारत का प्रशासन चलाने का काम ईस्ट इंडिया का अब नहीं रहेगा। कब से? 1858 से। 1858 में दो चीजें हुई है। एक तो 1857 की विक्टोरिया घोषणा के बारे में हमें याद रखना होता है, और 1857 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक एक्ट भी बना है, उसको हम 1858 का अधिनियम भी बोलते हैं। और जब हम संवैधानिक विकास पढ़ाते हैं तब आपको 1857 का एक्ट भी पढ़ाते हैं कि उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। मतलब कुल मिला के 1857 में जो घोषणा हुई थी ना, उन सारी बातों को ही उस एक्ट में लागू करवा दिया था। ठीक है, तो महालेखाकार का कार्यालय भारत में पहली बार कब खुला? 1858 में खुला। और उस समय भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत पे कोई समय ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी 1858 से पहले। अब 1858 से ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासन संचालित किया जाएगा। इसके ठीक 2 वर्ष बाद, इसके ठीक 2 वर्ष बाद यानी कि 1860 में, देखिएगा, वर्ष 1860 ईस्वी में
वर्ष 1860 ईस्वी में इसका, ये जो महालेखाकार का कार्यालय खुला था ना, इसका इसका पहला ऑडिटर जनरल पहला ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर पहला ऑडिटर जनरल किसको बनाया था? तो उसका नाम लिख लो, एडवर्ड ड्रमंड। एडवर्ड ड्रमंड। देख लिए। तो 1858 में तो क्या हुआ था? महालेखाकार का कार्यालय खुला। 1860 में क्या हुआ? पहला इसका ऑडिटर जनरल नियुक्त कर दिया। आगे लिखो। क्या है यार, आप भी कैसे पसंद कर रहे हो? देखिएगा, ये एक अंग्रेजों का जो सम्राट हुआ करता था, राजा हुआ करता था, उसके द्वारा इसको नियुक्त किया जाता था। और इसकी आधार क्या क्या हुआ करता था, मतलब जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लेखाओं से, अकाउंटिंग से रिलेटेड जानकारी रखता हो, उसका विशेषज्ञ होता हो, उसको नियुक्त किया जाता है। आज भी जैसे भारत में केग जिसको नियुक्त करते हैं ना, तो उसकी योग्यताओं के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। संविधान में केवल इतना प्रावधान किया गया है कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का या सिविल सर्वेंट जो होता है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो उस समय ये अंग्रेज थे, और ये जो अकाउंट्स होते हैं उनकी अच्छी नॉलेज रखते थे, अकाउंट्स का अच्छा विशेषज्ञ था, इसलिए इनको नियुक्त किया गया। और ब्रिटेन के जो सम्राट था उसके द्वारा नियुक्त किया गया था। लिखो। इसके कुछ समय बाद भारत के इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को महालेखा परीक्षक को ये लिखा ना आपने, ऑडिटर जनरल, इसको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महालेखा परीक्षक। ऑडिटर जनरल लिख लो। इसके कुछ समय बाद महालेखा परीक्षक ब्रैकेट में ऑडिटर जनरल को भारत सरकार का भारत सरकार का लेखा परीक्षक लेखा परीक्षक और महालेखाकार महालेखाकार कहा जाने लगा। इसके कुछ समय बाद में महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। देखो विद्या, ये दोनों अपने आप में नाम अलग अलग थे। महालेखाकार अलग था, मतलब कार्यालय के नाम था ये। और उसके बाद में इस पद जिस व्यक्ति को नियुक्त किया, उस पद का नाम क्या था? महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ऑडिटर जनरल कहते हैं। और बाद में कुछ समय बाद में, साल 2 साल बाद में, इसको किस नाम से पुकारने लग गए? लेखा परीक्षक और महालेखाकार नाम से इसको पुकारने लग गए। फिर इसके बाद में वर्ष आता है, ये कौन सा चल रहा है, 1866। अब लिखिएगा, हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं भाई केक की। ये तो देखो, अभी मैंने आपको एक बात लिखाई थी कि जो भारत का केग है वो एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है, मतलब भारत के संविधान में उल्लेख मिलता है। तो क्या डायरेक्ट ही भारतीयों ने इसको संविधान में शामिल कर लिया? इससे पहले भी सर हमने कई बार हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें हमें केक का उल्लेख हमने पढ़ा है कहीं न कहीं। तो उस समय भी तो केक हुआ करता था। तो वो हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स है, वो मैं आपको वन लाइनर फैक्ट में लिखाना चाह रहा हूँ। तो लिखो, 1866 में
इस पद का नाम बदलकर, कौन से पद का? लेखा परीक्षक है महालेखाकार का। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक एवं, नहीं एवं मत लगाना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया। एवं मत लगाना, क्या कर दिया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया। क्या कर दिया विद्यार्थियों? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। वर्ष 1884 में, वर्ष 1884 में इसे वापस नामित किया गया, मतलब वापस इसका नाम रखा गया। 1884 में इसका वापस, या इसको वापस नामित किया गया, या वापस नाम रखा गया, और वो नाम था विद्यार्थियों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। पहले नहीं था ना, और नहीं था ना, अब क्या हो गया? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देखिए विद्यार्थियों, लेकिन अब तक अगर हम बात करें 1884 तक बात करें, तो ये जब भी काम करता था एक प्रकार से अकाउंट से रिलेटेड काम करता था, लेकिन ये एक स्वतंत्र निकाय नहीं था। मतलब इसका आज वर्तमान में देखें हम, केक का काम क्या है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है उस पैसों की जांच करना कि सरकार ने सही तरीके से वो पैसा व्यय किया है या अपव्यय तो नहीं कर दिया कहीं उसका। ऐसी ये जांच करने का काम है। ये केवल अपनी सिफारिश सौंपता है आगे सरकार, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको कहाँ रखता है? संसद में। संसद में फिर एक कमेटी होती है, पीएचसी कमेटी होती है, वो जांच करती है। फिर चलो, खर्च करने के बाद में जांच करते हैं, सांप निकलने के बाद में जो लकीर होती है उसको पीटने का काम करते हैं। ये तो बात होगी 1884 तक। इस समय में हम अंग्रेजों के गुलामी है। फिर अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे उसी समय एक कानून बनता है 1919 का अधिनियम। कौन सा? 1919 का अधिनियम बनता है। 1919 का जो अधिनियम है उसमें पहली बार ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसको स्वायत्तता प्रदान की गई। स्वायत्तता प्रदान से मतलब है कि इसको सरकार के नियंत्रण से थोड़ा अलग रखा गया। लिखो अगला फैक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम 1919 के तहत, के तहत महालेखा परीक्षक को, महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से, सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा गया। सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा गया क्योंकि इस एक्ट के तहत, क्योंकि इस एक्ट के तहत
इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, अगर किसी संस्था को हम संवैधानिक दर्जा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? संविधान में उसका प्रावधान कर दिया गया। अगर किसी संस्था को हम वैधानिक दर्जा दे रहे हैं तो वैधानिक का मतलब है उसका विधान में उसका उल्लेख मिलता है। विधान का मतलब होता है कानून, विधि। विधान का मतलब क्या होता है? विधि, कानून होता है, ध्यान रखना। तो कानून में इसका उल्लेख किया गया, किसका? ये महालेखा परीक्षा का। तो कौन से कानून में इसका उल्लेख किया गया? 1919 का एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसमें किया गया था। ये कानून किसने बनाया था? ये कानून 1919 का ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बनाया था। तो अब इस एक्ट के तहत इसको क्या बना दिया विद्यार्थियों? एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया था और इसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था। देखिएगा, एक नोट डाल लीजिए विद्यार्थियों। देखो, 1919 के अधिनियम में जो भी प्रावधान किए गए ना विद्यार्थियों, ये सारे प्रावधान कब लागू होंगे? 1921 में लागू होंगे, क्योंकि 1919 का पूरा एक्ट 1921 में लागू हुआ है। एक नोट डाल लीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। तो इसके प्रावधान भी किस में लागू होंगे? तो इसको जो स्वायत्तता दी जाएगी, सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा, वो कब किया जाएगा? 21 में किया जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। देख लिया? देखो विद्यार्थियों, हम केग पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या पढ़ रहे हैं? केग। और केग की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं हम 1858 से शुरू किया। कब से शुरू किया? 1858 से वन लाइनर फैक्ट में लिखने की कोशिश की। कब कब क्या थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। 1919 में पहली बार इनको सरकारी जो मशीनरी है उससे थोड़ा अलग रखा गया, सरकार के नियंत्रण से थोड़ा अलग रखा गया इसको। फिर बात करें, आपने जब संवैधानिक विकास पढ़ा होगा तो 1909 में एक एक्ट आता है जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1909 का अधिनियम होता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भारत में सुधार करने हेतु कुछ ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। उसमें पहला कौन सा था? मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम था 1909 का। फिर उसके बाद में मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम 1909 में ये कहा था फूट डालो और राज करो, यानी कि जो अंग्रेज चाहते थे फूट डालो या राज करो, उस नीति को और आगे बढ़ाया था। या फिर हम ये कह सकते हैं 1909 में जो कमियां रह गई थी एक्ट में, उन कमियों को दूर किसमें किया गया? 1919 के एक्ट में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। और 1919 के एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको पूरा किसमें किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। पढ़ा होगा ना संवैधानिक विकास में इन कानूनों के बारे में। और जब आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हो तो उसमें 1909, 1919 और 1935 ये तो पढ़ना ही होता है कम से कम। तो अब केग के बारे में 1919 में क्या प्रावधान किया गया, अगर आपसे पूछा जाए तो? कि केवल सरकारी नियंत्रण से इसको क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 1935 के अधिनियम में क्या हुआ था। देखिएगा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, आपने देखा होगा इस एक्ट के तहत ही भारत में फेडरल कोर्ट की व्यवस्था भी की गई थी, है ना? प्रांतों में ये लोक सेवा आयोग हुआ, इसका प्रावधान भी इसके तहत ही किया गया था। चलो वो जब पढ़ाएंगे तो देखेंगे इसको, अभी तो लिख लो। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया कि प्रावधान किया गया कि संघीय ढांचे, संघीय ढांचे में प्रांतों प्रांतों के परीक्षक का भी प्रावधान किया गया, का भी प्रावधान किया गया।
देखो ये शब्दावली आपके समझ में नहीं आएगी, मैं एक सरल भाषा में समझाता हूँ आपको। मतलब 1919 में तो ये जो केग हुआ करता था उस समय, तो इसको सरकार से अलग रखा गया, मतलब सरकार के नियंत्रण में इसको नहीं रखा गया। 1935 में कहा गया कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनकी तो जांच करेगा ही करेगा, और साथ ही में राज्यों की भी क्या कर सकता है, ये जांच कर सकता है। जैसे वर्तमान का जो केग देखते हैं हम, तो वो जो संसद के द्वारा जो खर्च किया जाता है उसकी तो जांच करता ही करता है, साथ में जो राज्यों के विधानमंडल होते हैं इनके द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उसकी भी जांच करता है, या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल जब भी इनको और कोई कार्य सौंपते हैं तो उनकी भी जांच करता है। इसको समझने के लिए लिख लो, अर्थात प्रांतीय मामलों में भी जांच का अधिकार दिया गया। देख लिए, जो स्वतंत्रता तक जारी रहा, जो स्वतंत्रता तक जारी रहा। देख लिए, अब क्या संविधान में केक के बारे में उल्लेख मिलता है? फिर उसके बाद में हमारा संविधान बन गया। 1946 से संविधान बनना चालू हो गया था, और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो अब आगे जो भी प्रावधान किए गए वो किस में प्रावधान किए गए विद्यार्थियों? संविधान में। किस में प्रावधान किए गए? और मैंने ये बात आपको शुरुआत में लिखा दी थी, पृष्ठभूमि लिखाने से पहले लिखा दी थी कि केग एक संवैधानिक निकाय है। केग का पद कैसा है? एक संवैधानिक पद है, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। और संविधान में उल्लेख मिलता है तो कौन से भाग में मिलता है? भाग 5 में मिलता है। और भाग 5 के कौन से आर्टिकलों में मिलता है? 148 से लेकर 151 तक। ठीक है। और अगर केवल एक ही पूछा जाए आर्टिकल के कौन से आर्टिकल में केग पद का उल्लेख मिलता है, तो 148 में मिलता है विद्यार्थी। और हालांकि इससे रिलेटेड ये 4 आर्टिकल तो पढ़ते ही हैं और 279 भी पढ़ते हैं। लिखिएगा, जब भारत का संविधान बना तो उसमें भी केग का उल्लेख मिलता है ना? और ब्रैकेट में लिख सकते हो अनुच्छेद 148 में केग पद का उल्लेख। केग पद का उल्लेख कैसे मिलता है? अनुच्छेद 148 में। पूरा भाग लिख सकते हो आप चाहो तो, भाग 5 आर्टिकल 148 से 151 तक, और एक 279 भी लिख सकते हो। इन सब में केग का उल्लेख मिलेगा। जब भारत शुरुआत में स्वतंत्र हुआ था, कब स्वतंत्र हुआ था भारत? 15 अगस्त 1947। और भारत का संविधान लागू हो गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को हो गया था। उस समय बहुत सारे कानून, पुराने कानून थे जो लागू रखे थे उनको, और बाद में भी कुछ कानून बनाने का अधिकार दिया गया था संसद को, और कुछ कानून बनाने का अधिकार दिया था राज्यों के विधानमंडल को। तो जो भी संघ सूची के मामले होते हैं उनसे रिलेटेड कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है विद्यार्थियों। तो संसद ने कई कानून बनाए। शुरुआत में ये जो केग है, ये केग का जो क्षेत्राधिकार था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, क्योंकि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 379, नहीं 370, 370, धारा 370 का नाम सुना होगा ना? धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था। विशेष राज्य का मतलब यह है कि जो कानून शेष भारत में लागू होते हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति यह है कि वर्तमान में तो जो कानून राजस्थान में लागू वही कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू है। और अब तो वो राज्य नहीं है, अब तो उसकी जगह पे क्या बना दिए? 2 यूटी बना दिए विद्यार्थियों, यूनियन टेरिटरी बना दिए। तो लेकिन शुरुआत में अगर हम बात करें 1950 में जब ये लागू हुआ हमारा संविधान, तो इस केग के जो प्रावधान थे वो लागू नहीं होते थे। किसके ऊपर? जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में इसके प्रावधान लागू होने लगे, या फिर हम कह सकते हैं केग का जो क्षेत्राधिकार है वो 1958 में जम्मू कश्मीर में लागू होता है। देखिएगा, वर्ष 1958
वर्ष 1958 में केग का या केग के क्षेत्राधिकार में, केग के क्षेत्राधिकार में जम्मू एंड कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों। 1971 में 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ब्रैकेट में कर्तव्य, शक्तियां, सेवा शर्तें, कर्तव्य, शक्तियां, सेवा शर्तें, अधिनियम, ब्रैकेट बंद कर लेना, अधिनियम 1971 लागू किया। कौन सा विद्यार्थियों? 1971 एक्ट लागू किया। किसने? केंद्र सरकार ने लागू किया था, जिसके तहत केग को केंद्र में और राज्यों में लेखांकन और लेखांकन के ब्रैकेट में लिख सकते हैं अकाउंटिंग। लेखांकन का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग। लेखांकन और लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी दी गई। किसकी जिम्मेदारी दी गई विद्यार्थियों? लेखांकन और लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी दी गई। कौन सा एक्ट देता है इसको जिम्मेदारी? 1971 का एक्ट देता है। वो भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कानून था। तो विद्यार्थियों, केग को 1971 में ये अधिकार प्राप्त थे, थे कि नहीं थे? लेखांकन यानी अकाउंटिंग और लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर, ये दोनों शक्तियां प्राप्त थी 1971 तक के एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया था। फिर उसके बाद में 1976 में, कब की बात है? 1976 देखो, ये 1971 में केंद्र में भी ये जांच कर सकता था इन दोनों की, है ना? मतलब जांच भी कर सकता था और लेखांकन भी कर सकता था और राज्यों में भी कर सकता था। ये बात लिखाई ना आपको? केंद्र में भी कर सकता था और राज्यों में भी कर सकता। मैं जो आपको फैक्ट लिखा रहा हूं ना, इससे इसके कर्तव्य अपना आप ही निकल के आ रहे हैं। मतलब ये क्या क्या काम करेगा, जो आपको जब मैं इसके कार्य कर्तव्य लिखाऊंगा ना, शक्तियां लिखाऊंगा, तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। इस पृष्ठभूमि में मैंने काफी सारी चीजें लिखा दी आपको साथ में। अब देखो, केंद्र की भी जांच करेगा और राज्यों की भी जांच करेगा, जांच भी करेगा और साथ ही में जो अकाउंटिंग का काम है, लेखांकन का काम है, वो काम भी करेगा। ध्यान रखना, ये बात की गई थी किसमें? 1971 में। केंद्र में भी करेगा और राज्यों में। मतलब केंद्र में दो काम है इसके। दो काम कौन कौन से? एक तो है लेखांकन, कौन सा? और दूसरा कौन सा है? लेखा परीक्षक का। और राज्यों में भी ये दो काम है। दो कौन कौन से? एक तो लेखांकन
और दूसरा, थोड़ा सा समझो इसको, अभी देखना टर्निंग पॉइंट आएगा, लेखा परीक्षक। देखो दो काम है, राज्यों में भी दो काम थे और सेंटर में भी इसके दो काम थे। लेकिन 1976 में क्या किया गया, इसको विद्यार्थी इसकी शक्तियों में कमी कर दी गई। ये जो लेखांकन है, ये वाला प्रावधान हटा दिया गया। देखो 1971 का जो एक्ट था, उसमें तो इसके लिए कहा गया, केक के लिए कि आप केंद्र में लेखांकन और लेखा परीक्षा दो काम करोगे, और राज्यों में क्या करोगे आप, लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों काम करोगे आप। लेकिन 1976 में एक काम किया गया कि जो सेंटर में लेखांकन का काम करता था, वो लेखांकन का काम इसका क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो अब सेंटर में इसका काम क्या बचा, केवल लेखा परीक्षक, और राज्यों में इसका काम क्या बचा, लेखांकन और, तो राज्यों में तो विद्यार्थियों अकाउंटिंग और ऑडिटर दोनों के रूप में काम करता है, और सेंटर में किस रूप में काम करता है, केवल लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। लेकिन शुरुआत में दोनों काम करता था, शुरुआत में दोनों काम करता था। तो लेखांकन की जो इसकी शक्ति हटाई, वो कब हटाई थी, 1976 में हटाई थी विद्यार्थी। बहुत थोड़ा सा देखो अलग टाइप की शब्दावली है ये, तो लिखने की कोशिश करें आप। 1976 में, 1976 में केग को, मैं नहीं लिखा रहा हूँ नियंत्रक या मालिका परीक्षक, नहीं तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और भी ज्यादा आप मतलब मिक्स हो जाएगा ये। क्या लिखा है, 1976 में केग को केंद्र की या केंद्र के लेखांकन लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। तो विद्यार्थियों केंद्र में इसको लेखांकन और लेखा परीक्षा का कार्य कौन से एक्ट ने सौंपा था, 1971 के एक्ट में। कुछ समय काम किया, फिर उसके बाद में इसने काम करना बंद कर दिया, सरकार ने मना कर दिया कि आप केवल क्या काम करो, लेखा परीक्षा, क्योंकि इसके लिए तो हम अलग से हमारे पास जो विभाग है, लेखा विभाग है, वो इसके जो ऑडिटर होते हैं वो कर लेंगे अपना आप काम, या प्राइवेट संस्था से हम काम करा लेंगे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में देखें, इसके वर्तमान संदर्भ में देखें, तो वर्तमान में काम क्या होता है इसका, केंद्र में तो क्या करता है ये, लेखा परीक्षा का काम करता है, यानी कि ऑडिटर का काम करता है। और राज्यों में काम क्या करता है, ये दोनों काम करता है, लेखांकन का भी करता है और लेखा परीक्षा का भी काम करता है। नोट डालो। अतः ये वर्तमान में, पृष्ठभूमि पूरी तैयार होगी ना आज तक। अतः एक वर्तमान में केंद्र में तो केंद्र में तो लेखा परीक्षक के रूप में, लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक जहां भी लिखो ना वहां जरूर लिख लेना ऑडिटर। लेखा परीक्षक ब्रैकेट में ऑडिटर, तथा राज्यों में तथा राज्यों में लेखांकन ब्रैकेट में अकाउंटिंग और लेखा परीक्षक दोनों के रूप में काम करता है। लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर दोनों के रूप में काम करता है। आपसे पूछे केक का प्रावधान हमने कहां से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से। एक नोट डालो, क्योंकि ब्रिटेन ने विद्यार्थी 1919 के अधिनियम में इसका उल्लेख कर रखा था, 1935 में कर रखा था, तो वहां से काफी 1935 की काफी सारी बातें हमने हमारा जब संविधान बनाया तो ग्रहण की थी। तो हमने ब्रिटेन, ये जो केक का प्रावधान है ब्रिटेन से ग्रहण किया है। नोट डालिएगा, केक का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। किससे ग्रहण किया गया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, यानी कि ब्रिटेन में भी ऐसा केक होता होगा और भारत में भी केक होता है।
कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप? केग को हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यही तो है वो लेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ये ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखो, हमने केग का प्रावधान कहां से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया, लेकिन ब्रिटेन के केग और भारत के केग में अंतर है, तो आप हेडिंग डालिएगा, भारत और ब्रिटेन के केग की तुलना, दोनों की तुलना करके देखते हैं। भारत और ब्रिटेन के केग की तुलना तुलना देखो विद्यार्थियों, हालांकि यह नहीं है शब्दावली, ये जो लेखांकन होता है ना, इसको हम लेखाकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेखाकार भी कह सकते हैं। इसको महालेखाकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो बताओ, भारत का और जो लेखा परीक्षक है, इसको महालेखा परीक्षक कह सकते हैं? महालेखा परीक्षक। तो भारत में जो केग होता है, क्या उसको लेखाकार या महालेखाकार की शक्तियां प्राप्त है वर्तमान में? नहीं है ना। केवल कौन सी शक्तियां प्राप्त है इसको? लेखा परीक्षक की। कौन सी है? यह महालेखा परीक्षक के रूप में काम करता है, महालेखाकार के रूप में काम नहीं करता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। चलो मैं लिखा देता हूं, फैक्ट लिखाता हूं, लिखो, भारत का केग, पहला पॉइंट लिखो, ये तुलनात्मक में पहला पॉइंट, भारत का केग, भारत का केग महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, मतलब ऑडिटर की, है ना। भारत का केग केवल महालेखा परीक्षक, जहां महालेखा परीक्षक लिखा उसके ब्रैकेट में ऑडिटर लिख लेना, ऑडिटर की भूमिका निभाता है। नियंत्रक महालेखाकार की नहीं, नियंत्रक महालेखाकार की नहीं। महालेखाकार की नहीं, यानी कि अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की भूमिका नहीं निभाता है ना। जबकि ब्रिटेन का केग ब्रिटेन का केग ब्रिटेन का केग में दोनों बात आ जाएगी, ध्यान रखना, लेखा परीक्षक और लेखांकन दोनों बात आ जाएगी। जबकि ब्रिटेन का केग के पास महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की शक्तियों के साथ साथ, महालेखा परीक्षक की शक्तियों के साथ साथ महालेखाकार की शक्तियां भी प्राप्त होती है। महालेखा परीक्षक के साथ साथ महालेखाकार की शक्तियां भी निहित होती है। फिर देख रहा हूं, मतलब इसको बहुत सरल शब्दावली में समझने की कोशिश करें आप। भारत का जो केग है ना, केंद्र में, केंद्र के संदर्भ में बता रहा हूं मैं, भारत का जो केग है उसके पास केवल लेखा परीक्षक का अधिकार है। लेकिन ब्रिटेन का जो केग है उसके पास लेखा परीक्षक के साथ साथ लेखांकन का भी अधिकार है, यानी कि ऑडिटर के साथ साथ अकाउंटिंग का काम भी वो करता है, दोनों काम करता है। हालांकि भारत का जो केग था वो शुरुआत में कर रहा था, 1971 के एक्ट के तहत कर रहा था, लेकिन वर्तमान में नहीं करता है। तो वर्तमान संदर्भ में हम इसकी तुलना करके देख रहे हैं किससे? ब्रिटेन के केग से। दूसरी बात, भारत का केग का काम है विद्यार्थियों, संसद ने पैसा खर्च कर लिया, उसके बाद में उसने जो खर्च किया है उन खातों की जांच करना, पैसा खर्च होने के बाद में जांच करता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में पहले जांच होती फिर खर्च होता है। लिखिएगा,
भारत में केग पैसा खर्च होने के बाद, भारत में, दूसरा पॉइंट लिखना है ये, भारत में केग पैसा खर्च होने के बाद खातों का, अकाउंट होता है ना, खातों, खातों क्या बोलते हैं, अकाउंट्स, हाँ खातों ब्रैकेट में अकाउंट्स लिख लेना, अकाउंट्स का लेखा जोखा करता है, लेखा जोखा करता है, जिसे पोस्ट फैक्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट फैक्टो, पोस्ट फैक्टो ये लिखा हुआ, पोस्ट फैक्टो कहते हैं। जबकि ब्रिटेन में केग की मंजूरी के बिना, जबकि ब्रिटेन में केग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से एक भी पैसा नहीं निकाला जा सकता। मतलब अगर सरकारी खजाने से आप ब्रिटेन में पैसा खर्च करना चाहते हो तो आपको किसकी अनुमति लेनी होगी? केग की अनुमति लेनी होगी ब्रिटेन में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में संसद खर्च कर लेती है, सरकार के द्वारा पैसा खर्च कर लिया जाता है, और जो उनके द्वारा जो लेखा तैयार किया गया उस लेखा की बाद में जांच कौन करता है? केग जांच करता है। तो दोनों में अंतर हो गया ना। ब्रिटेन का केग और भारत के केग में क्या अंतर है? अगर ये जांच करने के संदर्भ में देखें तो पैसे निकालने की बात, तो भारत में तो क्या होता है, खर्च होने के बाद में जांच करता है, और ब्रिटेन में क्या होता है, खर्च होने से पहले उसकी जांच करता है, उसकी सहमति के बाद ही वो क्या कर सकता है, पैसे खर्च किए जा सकते हैं। लिखिएगा, आपने संसद पढ़ी होगी, पढ़ी है? तीसरा पॉइंट लिखो इसमें। देखो ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। और भारत में जो संसद है उसमें कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। 2 सदन, एक तो निम्न सदन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हैं? लोकसभा कहते हैं। लोकसभा बोल दो, जनता का सदन कह दो, युवाओं का सदन कह दो, कुछ भी कह दो। एक होता है उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक होता है राष्ट्रपति, इसका अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति लिख देता हूँ, राष्ट्रपति इसका अंग। इसी प्रकार ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट होती है विद्यार्थियों, इस पार्लियामेंट के भी 2 हाउस होते हैं। 2 हाउस, एक तो निम्न हाउस, लोअर हाउस जिसको कहते हैं, और एक अपर हाउस जिसको उच्च सदन कहते हैं। तो निम्न हाउस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। और उच्च सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और एक अभिन्न अंग होता है वहां पे, उसको क्या बोलते हैं? सम्राट, राजा कह सकते हैं, राजा, राजा या रानी जो भी है। अब देखो विद्यार्थियों, भारत में कोई भी संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, निम्न सदन में लेके आया यानी एक प्रस्ताव, तो यहाँ से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? उस सदन, उस सदन के बाद में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जैसे स्वीकृति देगा तो वो कानून बन जाएगा। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी ऐसा ही होगा कि माना कि वहाँ पे हम हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई प्रस्ताव लेकर आए, तो फिर यहाँ से पारित होने के बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, फिर उसके बाद में राजा के पास साइन होने के लिए जाता है। अब देखिएगा, क्या भारत का केग हमारी संसद का सदस्य होता है? यस या नो? नहीं होता है। भारत में जो केग होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। लेकिन ब्रिटेन का जो केग होता है वो संसद का सदस्य होता है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट होती है उसका मेंबर होता है, इसका कोई ना कोई सदस्य होता है वो। अब सदस्य भी भाई निम्न सदन का होगा या उच्च सदन का? तो निम्न सदन का, हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। देखिएगा, भारत में केग, भारत में केग संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। अब जब सदस्य नहीं होता तो फिर सदन की तो बात ही नहीं आती। भारत में केग संसद का सदस्य नहीं होता है,
जबकि ब्रिटेन में केग पार्लियामेंट का सदस्य होता है। पार्लियामेंट का क्या होता है? सदस्य। और जब पार्लियामेंट लिखा है वहां पे लिख सकते हो आप लोअर हाउस, निम्न सदन। इसका लोअर हाउस, निम्न सदन। और उसका नाम क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का वो मेंबर होता है विद्यार्थी, वहां का केग। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। चलो, तो ये इसकी लगभग पृष्ठभूमि क्या हो गई, तैयार हो गई। अब हमारे संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, भाग 5 में इसका उल्लेख मिलता है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक हम पढ़ते हैं। तो क्या इसके संवैधानिक प्रावधान कर रखे हैं? वो लिख लो। तो लिखो केग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। केग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। केग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। और इसमें आप इस सारे आर्टिकलों को शॉर्ट में लिख लो पहले एक बार, है ना। संवैधानिक प्रावधान। भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक तथा अनुच्छेद 79 में। अगर पूछा जाए कौन से भाग में इसका पद का, और केवल अगर पद की बात पूछी जाए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद, यहाँ पद कर लेना भैया ना, तो वो इससे क्लियर हो जाएगा भाई 148 में पद का उल्लेख मिलता है। तो इसको लिख लो आप शॉर्ट में, और बाकी चर्चा करता हूँ अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।